हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्पीसीएशन का कंसेप्ट कवर करा था, जिसमें हमने ये देखा था एक अगर किसी स्पीशी की पॉपुलेशन अगर वो बिखर गई है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, उनका जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया है, बाद में वो मेटिंग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते, यानी कि इंटरब्रीडिंग उनमें पॉसिबल नहीं होती है। तो मुझे बताओ, स्पीसीएशन का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया था? बताओ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं म्यूटेशन की। म्यूटेशन टर्म आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, बायो में, वैसे बचपन वगैरह में कहीं पर भी। म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन का मतलब सिंपल होता है अ चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। हमारे जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए के अंदर चेंज हो गया है, लेकिन कैसे, ये चेंज कैसा हुआ? डैट रिजल्ट फ्रॉम एन एरर इन रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए जब अपने आप को रेप्लीकेट करना चाहता था, फॉर एग्जाम्पल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, आपकी फादर की हरकतें, उनका बिहेवियर, उनका रंग रूप जब आप में आना चाहता था, तो डीएनए एक मैसेंजर था, ऑब्वियसली बात है, वो सारी चीज़ें कैरी करने के लिए। लेकिन उसमें किसी के स्टेज पर फादर का सॉफ्टवेयर आपके अंदर जैसे ही जाने लगा, इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक एरर आ गया, एक एरर आ गया, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। इस सॉफ्टवेयर में कंप्लीट फाइल्स नहीं जा पाई, फादर से आप में कंप्लीट फाइल्स नहीं जा पाई, या मदर से, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी। इसको कहते हैं म्यूटेशन, इसको कहते हैं म्यूटेशन। कंप्लीट तरीके से समझते हैं। म्यूटेशन की वजह से नए नए जीन्स जो होते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर पैदा होते हैं, एक पॉपुलेशन के अंदर नए प्रकार के जीन्स अराइज होते हैं। क्यों? इसलिए होते हैं, नए तरह के इसलिए होते हैं। देखो, हर एक पॉपुलेशन के अंदर ऑब्वियसली बात है जीन्स तो आते ही हैं, हमारे अंदर भी जीन्स कैरी हैं। जैसे अगर मैं अंकिता को देखूं और फिर मैं उसके घर पे उसके मम्मी पापा भाई बहन सबको देखूं, तो शक्लें कुछ ना कुछ मिलेगी। हम सब बता सकते हैं कि अंकिता की मासी हैं या मम्मी है या पापा है, चाचा है, कौन है, फैमिली की शक्ल इन लोगों की मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। वो इसलिए मिलेगी, डीएनए मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुई है। लेकिन म्यूटेशन में क्या होता है कि नए नए जीन्स बनने लग जाते हैं एक पॉपुलेशन में। यानी कि अगर किसी एक पॉपुलेशन के अंदर म्यूटेशन का कंसेप्ट हुआ है, उसके बाद की जो पीढ़ी होगी उसके अंदर डीएनए जैसा अभी तक कैरी होता हुआ आ रहा था उनके ख़ानदान में, अब वो उसमें थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा। फर्दर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग वाली पॉपुलेशन होती है, इंसानों को मान लो, जैसे इंसान सेक्स कर करके बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उनमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से एक नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जीन्स के। ठीक है, हर एक जनरेशन के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं, एक टर्म देते हैं रिकॉम्बिनेशन। अब ये जो टर्म्स है ना, इनमें आप बिल्कुल भी दिक्कत मत देना, क्योंकि ये एनवायरनमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि वो आपको हर चीज़ का डिटेल मीनिंग नहीं बता सकता। लेकिन जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी करेंगे ना, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, आपको ये शब्द इतने प्यारे, इतने आराम से समझ में आएंगे कि आप खुद एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन जाओगे आराम से। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, CRISPR-Cas9 या फिर 3 पेरेंट बेबी का कंसेप्ट है, या फिर चिमेरिक स्टडी का कंसेप्ट है, या कुछ भी, मतलब आप आराम से बता पाओगे कि ह्यूमन स्पर्म को क्या हम लोग एक काऊ की एम्ब्रॉय में डाल सकते हैं कि डाल सकते हैं, क्या बच्चा पैदा होगा, उससे कैरी होगा, हम सब पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था इस पॉइंट के अंदर, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन होती है, यानी कि सेक्स करके जो आगे ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, तो दो प्रोसेस की वजह से एक नए सेट ऑफ जीन्स बन जाते हैं उस पॉपुलेशन के अंदर, जो कि आगे कैरी होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। कौन सी दो प्रोसेस की वजह से रिकॉम्बिनेशन का कैरी होता है? एक होता है मियोसिस और दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मियोसिस? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मियोसिस? फर्टिलाइजेशन तो आप समझते हो, मतलब बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया, लेकिन मियोसिस क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? जैसा कि आप लोगों ने बोला, मियोसिस एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है that reduces the number of chromosomes, ठीक है, in a parent cell by half and produces 4 gamete cells। कुछ इस प्रकार का दिखता है प्रोसेस। ये नाइन्थ क्लास की साइंस की एनसीईआरटी में आपको बायो में दिखेगा, जो उसका 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर, वहाँ पर आपको ये दिखेगा। ये जो है 4 सेल्स में डिवाइड हो गई है ऐसे। ठीक है, सिर्फ आप इसको इतना समझ लो। ठीक है,
यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होता है सेल की डिवीजन हो जाती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं पेरेंट सेल में बाय हाफ, और वो 4 गैमेट सेल्स वो कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस है ये इसलिए रिक्वायर होता है ताकि एग प्रोड्यूस हो सके, स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस हो सके, और जब इन दोनों का फ्यूजन होगा एग और स्पर्म सेल्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तब एक नई ऑफस्प्रिंग बन सके। इतना सबको क्लियर है? नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर नहीं समझ पाओगे इतनी जल्दी, साइंस क्लास का वेट करो, वहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो एक मेरी भी लिमिटेशन है कि मैं इसको बहुत डिटेल में इतना नहीं बता सकता। अभी यहाँ पर इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, सेट होता है इसका एक पूरा, ठीक है। 10 मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ जो से अब तो आप ये चीज़ ना देखो, मैंने इसलिए बोला था डेफिनेशन पहले रिवाइज कर लो, ये चीज़ आप देखते ही आपको क्लिक हो जानी चाहिए कि सेम स्पीशीज़ का मतलब क्या है। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं सेम स्पीशीज़ के, दे शो वेरिएशन, वो वेरिएशन शो करते हैं और इसलिए आइडेंटिकल नहीं होते। इसलिए जो सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क होता है और इसलिए वो कंप्लीट तरीके से आइडेंटिकल नहीं दिखते। कहने का मतलब क्या है, जैसे जो हमारी प्रॉपर फैमिली है, जो रियल ब्रदर रियल सिस्टर है, उनकी शक्लें तो मैच करती हैं, लेकिन जितने ज़्यादा दूर के कज़न्स होते जाते हैं कि हमारी शक्ल उनसे मिलती है कि नहीं मिलती? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। नहीं ना। सेम स्पीशीज सेम फैमिली के अंदर वेरिएशन हो जाती है इस प्रोसेस की वजह से, जो हमने ऊपर पढ़ा रिकॉम्बिनेशन की वजह से। फिर जब वो फैमिली आगे बढ़ती रहती है तो शक्ल पहचानना मतलब वो हो जाती है, इतनी ज़्यादा आइडेंटिकल नहीं होती। इसका एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ कि किसी जनरेशन में जैसे कोई चीज़ बदल गई, शक्ल से ही मतलब मैं बता सकता हूँ, तो वो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। जैसे कितने चांसेस हैं कि भाई बहन की शक्ल मिलेगी? जल्दी बताओ। नेग्लिजिबल चांसेस हैं कि भाई बहन की शक्ल मिलेगी, मतलब मैं रियल भाई बहन की बात कर रहा हूँ। मतलब भाई चलो, अच्छा चलो, हाँ चलो ऐसा मान लो, फिर भाई कह लूँ अगर मैं, या बहन कह लूँ अगर, तो ऐसा ठीक है, मतलब काइंड ऑफ मिलेगी, ठीक है। कितने चांसेस हैं कि एक इंसान की शक्ल अपने मम्मी पापा से मिलेगी? ठीक है, वही वाली बात है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अब आपको क्लियर हो जाएगा। कितने चांसेस हैं कि हमारी शक्ल हमारी बुआ, हमारे चाचा या हमारे दादाजी से मिलेगी या दादी से मिलेगी? कम हो गए कि नहीं हो गए चांसेस? यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, बताओ हो गए ना। कितने चांसेस है कि हमारी शक्ल हमारे कज़न से मिलेगी, चाचा की बेटे या बेटी से मिलेगी? बताओ। हाँ वो पता है क्यों? देखो, फादर मदर आई हैं किसी और परिवार से, चाचा चाची आई हैं किसी और परिवार से। स्पर्म और एग का जब फ्यूजन होकर जब हम पैदा हुए और हमारे कजन्स पैदा हुए, तो ऑब्वियस ये बात है यहाँ पर एक प्रकार से प्रोसेस ने टेक प्लेस करा, जिसको हम लोग कह रहे हैं रिकॉम्बिनेशन, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन की वजह से उनका ट्रेंड एक अलग बदल गया, हमारा ट्रेंड एक अलग बदल गया। यही है, फैमिली में वो चीज़ें दादाजी से कैरी होने वाले डीएनए के, और दादी से या फिर पूरी जनरेशन से कैरी होने वाले वो डीएनए के सैंपल्स हैं, लेकिन वो बदल गए, ठीक है। और ये है पूरा का पूरा प्रोसेस म्यूटेशन का, पूरा का पूरा प्रोसेस इज म्यूटेशन, ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर अब समझ गए, ये जो एरर वाली जो टोन थी ये नेगेटिव नहीं थी। मतलब एरर मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कोई डिफ़ॉल्ट हो गया, कोई कुछ हो गया, पर्सन एक बिना हाथ के बिना पैर के लूला लंगड़ा अंधा काड़ा पैदा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाया, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, ये तो आपने पढ़ी होगी बचपन में थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन एक मैकेनिज्म है जिसको प्रपोज करा था। अक्सर देखो क्या होता है कि लोग ना डार्विन करते रहते हैं, कभी कभार डार्विन की जगह वर्ड रिप्लेस होकर ना आपको वॉलेस भी आ जाएगा। इन दोनों कंबाइन कर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस उन्होंने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर स्पीशीज़ अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट करना सीख जाते हैं,
बड़ी सारी जनरेशन रहते या फिर नहीं भी रहते कर किसी स्पीशी ने डिसाइड करा कि वो नया एनवायरनमेंट अडॉप्ट करेगा। यानी कि मान लो उत्तराखंड ये मयूर की पोस्टिंग अगर आईएएस बनने के बाद उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर में हो गई है, कल को वो ये डिसाइड करता है कि मैं वहाँ की लड़की से शादी करूँगा, फिर उसके वहीं बच्चे हो रहे हैं, उसने फिर प्रॉपर फैमिली अपनी वहीं बसा ली, मतलब रिटायरमेंट वगैरह के बाद फिर उसके बच्चों ने वहीं स्कूलिंग करी, सब कुछ वही करी, उसकी वाइफ वहीं जॉब करती है। तो यहाँ पर क्या है कि वो अडेप्ट करना सीख गया, जबकि अभी तक वो दिल्ली में रहता था। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल मतलब मान सकते हो। प्रिया ने कल को ये सोचा वो आईएफएस ऑफिसर बन गई है और उसके बाद अब उसे लवासना में किसी से प्यार हो गया और वो भी उसकी पोस्टिंग भी रशिया हो रही है और प्रिया की पोस्टिंग भी रशिया हो रही है। प्रिया ने उससे शादी कर ली। अब इंडिया में उसको सर्दियाँ पसंद नहीं थी, लेकिन रशिया के अंदर भाई प्यार बड़ी चीज़ होती है, -डिग्री के अंदर टेम्परेचर होने के बावजूद भी। अब क्योंकि पोस्टिंग वहाँ पर है, यूपीएससी को तो छोड़ नहीं सकती, इतना सपना था और बंदा भी इसको पसंद है, तो वरना वो किसी और का हो जाएगा। तो ये गई उसके साथ रशिया और ये सेटल होने लगी और उसने फिर अपनी आगे वाली फैमिली वगैरह वो वहीं बसा ली, वहीं रेस कर ली। ठीक है, तो ये है नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस, जिससे स्पीशीज़ अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट होने की कोशिश करते हैं। ये एक इवोल्यूशनरी फोर्स है, ये एक इवोल्यूशनरी फोर्स होती है जहाँ पर हम लोग अलग अलग वेरिएशंस के अंदर, यानी कि जीन्स डेट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट बेटर टू इट्स एनवायरनमेंट, उसको सिलेक्ट करते हैं। इट इज़ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस डेट सिलेक्ट्स अमंग वेरिएशंस। यानी कि बहुत सारे वेरिएशंस में आप एक चेरी पिकिंग कर लेते हो, यू पिकअप जस्ट वन आस्पेक्ट ऑफ द जीन्स, ताकि आपका जीन आपके एनवायरनमेंट से बेटर तरीके से अडॉप्ट हो पाए। इस प्रकार के जो जीन्स होते हैं, सच जीन्स आर रिप्रोड्यूस्ड मोर इन अ पॉपुलेशन ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, कुल मिलाकर आप अपने एनवायरनमेंट से इसलिए अडेप्ट होना सीख गए और आने वाली जनरेशन इसलिए सीख गई बिकॉज सच जीन्स आर रिप्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो चीज़ आपको अडेप्ट कर जाएगी, आने वाली जनरेशन के अंदर तो और अच्छे से कर जाएगी, उसके बाद की जनरेशन में और अच्छे से कर जाएगी। वो ऑफस्प्रिंग का मतलब समझ गए ना? इसका मतलब किसी को कोई डाउट है क्या? जब स्पर्म और एग के फ्यूजन से जो भी चीज़ क्रिएट होती है उसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। किसी को कोई डाउट है इस टर्म में? संतान। ठीक है, वो ऑफस्प्रिंग जो कि अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से सूट कर जाती है, मैंने बताया ना नेक्स्ट जनरेशन और अच्छे से सूट कर जाएंगी, बेटर तरीके से अडॉप्ट कर जाएंगी, इनके बेटर चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। जैसे मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा था, इस वाले पैराग्राफ में, इस वाली लाइन में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ गई होगी। बताने की कोशिश देखो दोस्तों ये कर रहा था, आपकी पोस्टिंग रशिया हो गई, मम्मी पापा ने यही बोला प्रिया के हम भी चलो रशिया चलते हैं तुम्हारे साथ। चलो मम्मी पापा तक बात ठीक है, प्रिया तक ठीक है, प्रिया के बच्चों में तो वो वाली बात और भी ठीक है, लेकिन दादा दादी जो इतने टाइम तक अडेप्ट रहे हैं इंडिया के एनवायरनमेंट में, वो रशिया के एनवायरनमेंट अडेप्ट नहीं कर सकते, है ना? दादा दादी पता चला रशिया गए और बीमार पड़ने लग गए, है ना, या बार बार उनको कोल्ड कफ वगैरह लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जितनी ज़्यादा नई जनरेशन होगी एज़ कम्पेयर टू दादा दादी, जो प्रिया के बच्चे होंगे वो ज़्यादा बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे। ठीक है, और जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर पहुँचते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है, एंड पासिंग ऑन सुटेबल अडेप्टेशन फ्रॉम देयर प्रोजेनी, यानी कि जो इनकी जो मतलब एक प्रकार से जो डीएनए की जो चेन कैरी होती है उसमें वो नई सिचुएशन आ जाएगी, एक नए ऐसा मान लो, लेमन लैंग्वेज के अंदर ही बात कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ों की। आपने मतलब प्रिया ने जिंदा रहते रहते रशिया में माइग्रेट करने का सोचा परमानेंट तरीके से। ठीक है, वो चली गई वहाँ पर रहने और अब वो वहाँ की रेसिडेंट बन गई है, उसकी पोस्टिंग वहीं है, वो उधर की एम्बेसी में काम करती है और उसका हस्बैंड, ठीक है, एज इंडिया के आईएफएस ऑफिसर। अब वहाँ पर अब जब वो चेंज करना सीख गए हैं और जब इन्होंने अब बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उसके बाद अब जो बेबी वो प्रॉपर तरीके से रशिया में हुआ, अभी इतने टाइम से वहाँ पर भी रहना सीख गए, उधर की क्लाइमेट वगैरह से अडॉप्ट करके सब कुछ करके, वो चीज़ सूटेबल एडेप्टेशन इनके ऑफस्प्रिंग यानी कि संतान के लिए भी मतलब बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन बनाएगी, इनको इनके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अब ये अपने दादा दादी को, मम्मी पापा को जितना मर्जी समझा ले कि इतनी भी ठंड नहीं है, कोई बात नहीं, अंगीठी के सामने बैठो, फायर के सामने बैठो, वो चीज़ वो उनकी बॉडी इतनी आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाएगी, वो ज़्यादातर बीमार ही रहेंगे अपने पूरे लाइफ टाइम। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोजेनी? प्रोजेनी क्या? जनरेशन को कहते हैं प्रोजेनी। शाबाश, अपनी जनरेशन से वो चीज़ कैरी हो जाएगी, समझ गए? जैसे ये वही वाली बात है, सिंपल सी देखो कि कोई पर्सन जो कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट से बिलोंग करता हो, स्पेशली हॉट क्लाइमेट से जो बिलोंग करता हो,
वो जनरली जो पैदा होगा उसका बच्चा कैसा पैदा होगा मुझे बताना, गोरा चिट्टा या कैसा करके। एक्सट्रीमली हॉट इन ह्यूमन उसकी बात कर रहा हूँ मैं, सांवला होगा, चॉकलेटी होगा, काला होगा। गोरे होने के चांसेस कितने पहले मुझे बताओ, कि फक अंग्रेज जैसा गोरा हो, इसके चांसेस कितने हैं? एक कोई माँ बाप हैं, वो सहारा डेजर्ट में रहते हैं, उनका बच्चा क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि यूएसए में जो कोई बच्चा पैदा होता है वैसा पैदा होगा? बताओ क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता? बात क्या सिर्फ बाहर के क्लाइमेट की वजह से होती है? बाहर के क्लाइमेट की वजह से बात दोस्तों सिर्फ नहीं होती है, जो ऑफस्प्रिंग है ना, अगर वो ऑफस्प्रिंग काला ही पैदा क्यों होता है, मतलब ऐसी कंडीशन के अंदर ज़्यादा, क्योंकि वो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में सूट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके वहाँ पर बेटर चांसेस है सर्वाइव करने के। पता है ये चीज़ होती है। एक और बात बताता हूँ जो कि मैंने फंडा पढ़ा था, ऐसा 100% नहीं होता, लेकिन इसके चांसेस हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर अगर आप बहुत ज़्यादा गोरे पैदा हो जाओ ना, देयर आर मेजर चांसेस डैट यू विल डेवलप सर्टेन काइंड ऑफ स्किन डिसीजेस या फिर स्किन कैंसर। ये भी बात होती है। तो हम जो काले पैदा होते हैं इंडिया जैसे उसमें इन्वायरमेंट के अंदर, या अगर आप रशिया या पहाड़ी इलाके पे रह रहे हो वहाँ गोरे पैदा हो रहे हो, वो आप ऐसा समझ लो कि आपके लिए एक प्रकार से नेचुरल सिलेक्शन है, वो आपको सर्वाइवल मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप अगर वहाँ पर भी कि रेगिस्तानी परिवार है आपका, वहाँ रह रहे हो और अब वहाँ आप जितनी मर्जी फेयर एंड लवली लगा लो, आप जितनी मर्जी, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला उससे, क्योंकि वो आपका नेचुरल वो चीज़ है, आप वैसे हुए हो और क्योंकि आप वहाँ का क्लाइमेट में एडजस्ट कर सको इसलिए ऐसे हुए हो। तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई फेयर एंड लवली लगाने का, मुल्तानी मिट्टी लगाने का, या बेसन लगाने का, कोई भी जो ड्रामेबाजी होती है मतलब गोरे होने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन इज़ द चेंज विच गिव्स राइज टू न्यू स्पीशीज़। यहाँ पर ये हम पढ़ चुके हैं वैसे भी, इवोल्यूशन की वजह से नई नई स्पीशीज़ होती हैं, पैदा आती हैं, नई स्पीशीज़ क्रिएट होती है। इट हैपेंस, क्यों होता है ये? इट हैपेंस इन ऑर्डर टू मेक द ऑर्गेनिज्म बेटर सूटेबल टू द प्रेजेंट एनवायरनमेंट। सबका एक ही पर्पस है, चाहे वो इवोल्यूशन हो, चाहे वो नेचुरल सिलेक्शन हो, चाहे वो म्यूटेशन हो। सबसे पहली बात तो हर एक पॉपुलेशन को ये साइंटिफिक प्रोसीजर इसलिए बना रखे हैं कुदरत ने, सबसे पहला एम यही होता है कि एक ऑफस्प्रिंग को अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट के साथ सूट करवाना, ठीक है। अब जैसे जैसे कुदरती एनवायरनमेंट बदलता है, वैसे वैसे नई नई जनरेशन जो सर्वाइव करती जाती है, वहाँ पर वक्त बदलता रहता है, 500 साल बीत गए, 1000 साल बीत गए, जो जनरेशन चली आ रही है उनके अंदर इवोल्यूशनरी फीचर भी चेंज होते रहते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना, जब ग्रासलैंड्स के अंदर पेड़ लंबे होते चलेंगे तो आने वाली जिराफ की पॉपुलेशन की गर्दन कैसी होगी? छोटी कि लंबी? बताओ, लंबी, ठीक है। इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन का प्रोसेस इन्वॉल्व करता है नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टेशन और वेरिएशन। इसका मतलब इवोल्यूशन जब भी अब अगर आपको आए ना, तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी थी। मेन जो ऊपर की पूरी कहानी ग्रंथ अभी तक हम पढ़ के आए ना, इसका पूरा सार बस इसी फैक्ट में छुपा है। इवोल्यूशन इज इक्वल टू नेचुरल सिलेक्शन प्लस एडेप्टेशन प्लस वेरिएशन। बस अब आपको करना क्या है? आपके लिए टास्क क्या रह जाता है जब आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हो? इन सबको बस आपस में डेफिनेशन में आज की क्लास के बाद डिफ्रेंशिएट करना सीख जाना। बस इनमें बस डिफ्रेंशिएट करना सीख जाना, बस आपका काम खत्म। आपने जो अभी तक इतनी क्लासेस 3-4 बता चुके हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, बस यही लाइन तक हम लोग पहुंचने के लिए बैठे हुए थे। और इनकी अब डेफिनेशन याद कर लेना, डेफिनेशन याद करके इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना सीख लेना। कि अगर कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि एडेप्टेशन वेरिएशन से कैसे अलग है, ये दोनों नेचुरल सिलेक्शन से कैसे अलग है, और इवोल्यूशन क्या है, तो आप बोलना इवोल्यूशन में भैया एक कॉम्पोनेंट नहीं, सारे हैं, तो इवोल्यूशन को तो साइड ही रख दो। आपको 1, 2, 3 में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ये है पूरा का पूरा गेम इस चैप्टर का एंड में, ठीक है। एक बात और बतानी है मुझे यहाँ पर ये वाला पॉइंट। अ वैलिड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसको प्रपोज करा था चार्ल्स डार्विन ने और एल्फ्रेड वॉलेस ने 1859 के अंदर। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, इवोल्यूशन जब यही होता है तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से भी बनता है ना, नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस भी इसी तरह शामिल है। तो पूरा नाम क्या? चार्ल्स डार्विन, यहाँ पर ये चार्ल्स डार्विन और ये एल्फ्रेड वॉलेस। ये जो थ्योरी है बाद में एक्सटेंड भी करी गई इन द लाइट ऑफ प्रोग्रेस इन जेनेटिक्स। जैसी जेनेटिक थ्योरी और जेनेटिक साइंस बदलती हैं उसमें,
और बाद में जो और थ्योरिस्ट आए जिन्होंने अपग्रेड करा, चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वॉलिस की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, हम लोग इसको बोलते हैं जब आगे जाके और थ्योरीज बनी कि नहीं नहीं भाई साहब आप जो ऐसा कह रहे हो कि और भी ज़्यादा ऐसे एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म थे, ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से एवोल्यूशन का फैक्टर जो हुआ इट चेंज्ड कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। अलग अलग ज़माने में अलग अलग तरीके से एवोल्यूशनरी फीचर्स हुए जिनको हम लोग कहते हैं नियो डार्विनिज्म। ये वाला वर्ड आपको याद है नियो डार्विनिज्म? मैंने मतलब नियो वर्ड याद है जिस दिन हम लोग साइकोलॉजी का लेक्चर कर रहे थे मैंने बताया था फ्लूइड को क्रिटिसाइज़ करेंगे बड़े सारे वो लोग के ये अनकॉन्शियस माइंड और सेक्स के बारे में सिर्फ बात करते रहते हैं और उसको हम लोग कहेंगे न्यू अप्रोचेस आएंगी कोई भी, ठीक है, न्यू अप्रोचेस आएंगी, यही है न्यू मतलब कोई भी चीज़ जिसमें नहीं देशा हो। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन का मतलब होता है सिंपल तरीके से, आसान भाषा में, लुप्त हो जाना, कंप्लीट तरीके से वाइप आउट हो जाना। प्राइमरी रीज़न एक्सटेंशन के पीछे ये होता है एनवायरमेंटल चेंज और बायोलॉजिकल कंपटीशन। मैं इसका सबसे पहला एग्जांपल जो हमेशा से यूज़ करता हूँ, हमेशा से दिमाग में एक रखता हूँ, मैं इधर उधर भागता नहीं हूँ, मैं सिर्फ डायनासोर के एग्जांपल को पकड़ के चलता हूँ इस चीज़ में, ठीक है। एक्सटेंशन तब अगर होती है जब स्पीशीज़ जो है अपने फास्ट तरीके से, जब क्लाइमेट चेंज होता है उसके साथ इवॉल्व नहीं कर पाते। क्या हुआ था डायनासोर के साथ? क्या हुआ था डायनासोर के साथ? क्लाइमेट चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था बताओ एकदम से? अच्छा किसी को इस चीज़ में दिक्कत तो नहीं है, इस चीज़ में कोई डाउट तो नहीं है कि डायनासोर नहीं होते थे? कोई ये आर्ग्यू करना चाहता है मुझसे? फॉसल्स हैं ना, उसके एग्जांपल बहुत सारे मिलते रहते, तो ये तो कोई वो नहीं है ना किसी में, बताओ कि डायनासोर नहीं होते थे सर, ऐसा कुछ है किसी में? ठीक है। एट प्रेजेंट आपको पता है बड़े सारे ना मास एक्सटेंशन चलते रहते हैं। मास मतलब क्या? कोई भी चीज़ जो भसड़ में होती है, 1 जन 2 जन 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 1 अरब 2 अरब इतनों को अफेक्ट ना करके बहुत लार्ज स्केल पर अनगिनत गिनती करे जाने वाले लोगों को जब वो अफेक्ट करता है कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं मास। मास एक्सटेंशन मतलब कैसे? बहुत बार ऐसे फिनोमेना हो चुके हैं इस धरती पर कि जब पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन वाइप आउट हो चुकी है, पूरी की पूरी। इन्वायरमेंटल कॉजेज प्राइमरी फैक्टर रहते हैं उसके पीछे, लेकिन और भी अन्य फैक्टर रहते हैं। अभी जो प्रेजेंट चल रहा है 6th मास एक्सटेंशन चल रहा है और धीरे धीरे करके ये वाली पॉपुलेशन वाइप आउट होने वाली है। अब इंसानों की कि जानवरों की वो बाद में सीखेंगे। तो ये जो मास एक्सटेंशन चल रही है, मास एक्सटेंशन हमेशा वैसे ऐसा अभी तक जो 5th तक चलती थी, ऐसा बोला जाता है मेजर रोल उसमें कुदरती आपदा जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लाइमेट का, वातावरण का चेंज होना, आइस एज से वॉर्म एज से आइस एज, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन इस बारी यूनिक बात इसलिए है, ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से हुई है, यानी कि इंसान ने जो जितने धरती की माँ बहन एक कर रखी है, जो कर्म कांड कर रखे हैं, उनकी वजह से ये हो रही है। इंसानी हाथ है इसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फैक्ट्रीज, मशीनरी, फ्यूम्स, ओजोन होल का कंसेप्ट, जितना कुछ इंसान ने अपनी सुख सुविधा के लिए जो इस धरती की बैंड बजा रखी है, उसकी वजह से हो रहा है 6th मास एक्सटेंशन। हमारा चैप्टर दोस्तों ख़त्म हुआ, हमें सिर्फ कुछ क्वेश्चंस देखने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है कि 2018 में आया था, मैंने प्रीलिम्स दिया था इस साल, काफ़ी अच्छा हुआ था और ये वाला क्वेश्चन मैंने ठीक कर लिया था। हिंदू में साइड में जो नेशन का पेज आता है वहाँ पर ये साइड में गिवन था। इसके अलावा ये मेजर करंट अफेयर मैगजीन्स के अंदर कवर नहीं हुआ था क्योंकि 3 जून 2018 को प्रीलिम्स था और कुछ ये मई के एंड में काइंड ऑफ 20 में 25 मई के आसपास ये आया था, फ्लैश हुआ था, ठीक है। तो 6th मास एक्सटेंशन या फिर सिंपली बोलो 6th एक्सटेंशन, ये न्यूज़ में कवर था, यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया, ये डिस्कस करा जाता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ। सबसे पहला आपका ऑप्शन था वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर के अंदर जो होती हैं, लार्ज स्केल जो कमर्शियल फार्मिंग होती हैं, अंधाधुंध केमिकल्स का यूज़ करें दुनिया के बड़े सारे कोनों में, जिसकी वजह से जो बढ़िया सा नेटिव इकोसिस्टम्स हैं उनमें उनका लॉस हो रहा है। दूसरा, ये 6th मास एक्सटेंशन एक प्रकार का डर है इंसानों का या पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का कि मीटरराइट का कोलिजन हो जाएगा अर्थ के साथ आने वाले फ्यूचर के अंदर, और ऐसा कोलिजन 65 मिलियन साल पहले हो चुका है, जिसकी वजह से मास एक्सटेंशन हुआ था स्पीशीज़ का, स्पेशली डायनासोर्स का। फिर लार्ज स्केल कल्टीवेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज़ की करना बड़े सारे दुनिया के अलग अलग कोनों में,
उनकी कल्टीवेशन को प्रमोट करने की वजह से जो लोकल लेवल पे जो क्रॉप प्लांट्स मिलते हैं अच्छे बढ़िया, वो डिसअपियर होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से फूड डाइवर्सिटी को खतरा हो सकता है। या फिर आपने पढ़ा था ये मेजर क्या है, एंथ्रोपोजेनिक, ये इस बारी स्पेशल मैंने बताया ना, एंथ्रोपोजेनिक की वजह से। बस ये चीज़ पढ़ना है कि मैन मेड, ह्यूमन इंड्यूस्ड। तो इंसानों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन या मिसयूज़ करना नेचुरल रिसोर्सेज का, नेचुरल हैबिटेट का लॉस और फ्रेगमेंटेशन होना अगेन इंसानों की वजह से, इकोसिस्टम का डिस्ट्रॉय होना इंसानों की वजह से, और पॉल्यूशन और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में चेंजेस आना वो भी इंसानों की वजह से। इंसान ने इन सब चीज़ों की लंका लगा दी है, बैंड बजा दी है, और इसी की वजह से एक पॉसिबल एक्सपेक्टेशन है नियर फ्यूचर के अंदर के पृथ्वी बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। इन सब मतलब फटेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, धमाका इन द सेंस के मतलब एक टोन यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं कि इंसान ने जो लंका लगाई है पृथ्वी की, जैसे होता है कि एग्रीकल्चर लैंड को फॉरेस्ट एरियाज को पीछे करते करते और एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ावा देते देते सिटीज़ और अर्बन प्लानिंग करते करते, तो जब ये कुदरती आपदा आती है तो इंसान को संभालना मुश्किल हो जाता है फिर अपने आप को। जब ये बाढ़, सुनामी, अर्थक्वेक, फिर ये बहुत भयंकर लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन जानते हैं। देखो, सारे मास एक्सटेंशन की एक बारी बात करते हैं, हमें नाम पता होना चाहिए। अभी कुछ नाम है साइंटिफिक, आपको याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटेंशन, पहली जो मास एक्सटेंशन हुई थी उसका नाम था ये साइंटिफिक ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटेंशन, आज से 440 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी। इसके अंदर कौन लुप्त हुआ था कंप्लीट तरीके से? स्मॉल मरीन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मर गए थे। अभी हम कैसे कह सकते हैं? बहुत बड़ी तादाद में उनके जो फॉसल्स हैं वो सी फ्लोर, ओशन फ्लोर पे मिलते हैं। उसके बाद दूसरी मास एक्सटेंशन डेवोनियन एक्सटेंशन, ये 365 मिलियन साल पहले हुई। इसमें क्या हुआ था, बड़े सारे जो ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज़ थे वो एक्सटेंड हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी नॉलेज तो अब तुम लोग गेन कर ही चुके हो, ये ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज़ मतलब कहाँ पर, कौन से दुनिया में ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए कौन से पानी में मिलते होंगे, कहाँ से कहाँ तक? ट्रॉपिकल मतलब क्या? हाँ हाँ, एज नहीं इक्वेटर तो चलो ठीक है, लेकिन ट्रॉपिकल क्या भूल गए? वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ये बीच की इक्वेटर की लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ये ट्रॉपिक्स होता है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर लुप्त हो गए थे। उसके बाद ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन सकता है ये वाला, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि आपको लग रहा होगा यार ये वाले टर्म में क्या मेहनत करनी है, वो क्या करनी है। एक तो ये यूपीएससी में आ चुका है, फिर उसके बाद क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन देकर ना कभी कभार, जब जैसे मास एक्सटेंशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हम जस्ट बिकॉज सुनते नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ तो इसलिए हमें थोड़ा सा बकवास लग सकता है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। लेकिन ये बात ये है कि ऐसे एक दो क्वेश्चन देकर मुझे आप खुद ही एक बार बताओ, बिस में कोई भी जो एग्ज़ाम है वो एलिमिनेट आराम से नहीं करवा सकता स्टूडेंट को बताना ज़रा कि ये तो चीज़ पता ही नहीं होगी, ये डाल दो, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और स्टूडेंट लेकिन पढ़कर नहीं आते हैं, है ना। 6 मार्क्स एक्सटेंशन दे रखा होता है करंट अफेयर में, तो उन्होंने वो तो पढ़ लिया लेकिन पिछली 5 के नाम नहीं पता उन्हें, जो कि पता होने चाहिए। ये चीज़ है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन जो है वो पढ़नी चाहिए। फिर परमियन ट्रायासिक एक्सटेंशन, परमियन ट्रायासिक एक्सटेंशन 250 मिलियन साल पहले, मिलियन है सब में, ये 250 साल पहले मत लिख देना, ठीक है। ये फैक्ट यहाँ से ये है, ये लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन है अमंग्स ऑल द एक्सटेंशन। पूरे अर्थ की हिस्ट्री में सबसे बड़ी एक्सटेंशन यही हुई थी, जिसने इक्का दुक्का मरीन ये सब इक्की दुक्की मतलब टारगेट को नहीं करा था, पॉपुलेशन को टारगेट नहीं करा था। रेंज ऑफ स्पीशीज इंक्लूडिंग मैनी वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी होती है कि नहीं होती है, बताओ? होती है, यानी कि स्पाइन होती है। वर्टिब्रेट मतलब जिनमें स्पाइन होती है, ठीक है। फिर है चौथा ट्रायसिक जुरासिक एक्सटेंशन। जुरासिक पार्क की बड़ी सारी मूवीज़ देखी होंगी, हॉलीवुड या एटलीस्ट सुना होगा, है ना। 210 मिलियन साल पहले ये जो एक्सटेंशन है, इसमें बहुत सारे वर्टिब्रेट स्पीशीज़ लैंड पे जो रहते थे वो लुप्त हो गए, ठीक है। सॉरी एक्सटेंशन ऑफ अदर वर्टिब्रेट एनिमल्स
स्पीशीज और एक्सटेंशन ऑफ अदर वर्टिब्रेट स्पीशीज। वर्टिब्रेट अगेन इसका मतलब क्या, कौन से वाले? वेरी गुड। क्या बोला आपने इसमें, क्या क्या प्रेजेंट हो? हाँ ठीक है। ऑन लैंड विच अलाउड डायनासोर्स टू फ्लरिश, ठीक है। ये सारी की सारी एक्सटेंशन हो गई, इनकी लुप्त हो गई। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए डायनासोर कौन से एक्सटेंशन में गए हैं, हाँ, सबसे बड़ी एक्सटेंशन कौन सी? सबसे पहली कौन सी? इसलिए सारी पढ़ाना ज़रूरी था। अगला क्रिटेशियस टर्शरी एक्सटेंशन, दिस वर्ड इज कॉल्ड क्रिटेशियस। 11th क्लास की बायो में दे रखा होता है वाला वर्ड, ठीक है। 65 मिलियन ईयर्स एगो पहले इसकी वजह से डायनासोर वाइप आउट हो गए, ठीक है। डायनासोर वाइप आउट हो गए एंड सम 50% ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। तो देखो ये चीज़ मैंने इसलिए आपको रोका नहीं, आप ध्यान से देखो उसको, फिर से ध्यान से देखो। इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें वाइप आउट लिखा हुआ था कि डायनासोर, अगर मैंने आपसे पूछा, आप बोल रहे हो ट्रायसिक जुरासिक, यहाँ पर डायनासोर फ्लरिश हुए कि वाइप आउट हो गए? हाँ, इसलिए मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था। ये गलती मत करना, ये गलती हो जाती है, पता है क्यों हो जाती है, मैं बताता हूँ। ये मैं टेस्ट सीरीज़ में गलती कर चुका हूँ मैं बड़े सारे, मतलब ये क्वेश्चन नहीं देखा था, ये मास एक्सटेंशन से क्वेश्चन नहीं था। मुझे क्या लगता था, जहाँ जोरासिक वर्ड आता है ना वो डायनासोर से रिलेटेड होता है। क्यों? अब बड़े सारे आयोग ये जानते हैं कि बच्चे ना ये वाला क्वेश्चन लॉजिक लगाकर हॉलीवुड मूवीज़ देखकर जोरासिक पार्क और इन सबको देखकर ही करेंगे, जहाँ डायनासोर और वो सब का वो है। तो उन्होंने बस ये सुना नहीं कि जोरासिक एक्सटेंशन मतलब डायनासोर की एक्सटेंशन हो गई। तो ये कौन सी एज में, कौन सी पीढ़ी में मतलब डायनासोर कंप्लीट तरीके से लुप्त हो गए, तो वो बोलते ट्रायसिक जोरासिक एक्सटेंशन में पक्का ऐसा हुआ है। नहीं, ये देखो मैं एक बार बताऊँ, लॉजिक ये ठीक है, लॉजिक ये ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा लॉजिक ये। जैसे याद है जब हम लोग वो बोलते हैं अर्थ डे, अब अर्थ डे हमें ऐसा लगता है सुनने में, अगर कोई जैसे मतलब मान लो कोई यूपीएससी की तैयारी ना कर रहा हो, कि जब तक धूप रहती है शाम को 5:30-6 बजे तक, तब तक अर्थ डे रहता है। बताओ, लग सकता है ना ऐसा? बताओ। लेकिन हमने क्या सीखा, जब अर्थ अपना पूरा रोटेशन साइकिल कवर कंप्लीट कर लेता है उसको अर्थ डे कहते हैं। कोई बात नहीं, इस प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं, मैं हूँ करेक्ट करने के लिए उनको, डोंट वरी। ये साइंटिफिक टर्म है, मेहनत ऑब्वियसली बात है सबको करनी पड़ेगी भाई। हम कोई सीख कर थोड़ी ना बैठे हैं, मैं तो नहीं हूँ बायो के बैकग्राउंड से, तो मुझे तो मेहनत करनी पड़ी थी इनिशियली इन सब चीज़ों में। लेकिन एक बार अगर लॉजिक पता लग गया तो हो जाएगा ये चीज़ कंप्लीट, ठीक है। नाम है सिर्फ वो सेंचुरी के, हम तो कुछ कर नहीं सकते भाई, नाम है, ठीक है। अब ऑफ स्प्रिंग उधर ये क्यों नहीं लिख देते हैं, आप कहोगे कि ये बच्चा या फिर एक पीढ़ी या संतान क्यों नहीं लिख देते हैं? भाई साइंटिफिक वे में उसको ऑफ स्प्रिंग ही बोला जाता है, तो क्या करें बताओ, है ना। तो हाँ, आपको बस ये कि कुल मिलाकर इंटरेस्ट लेना है आपको। जैसे जब हम लोग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे ना, टेक्नोलॉजी, तो उसमें ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी दो फील्ड होती है ना, टेक्नोलॉजी अलग है। इसमें ना जब मैं मिसाइल सिस्टम का जब आपका चैप्टर लूँगा ना, मिसाइल सिस्टम, अब वो इतनी मिसाइल होती हैं, अग्नि, ये वो, नाग मिसाइल, उसके भी पार्ट होते हैं, ब्रह्मोस हैं, तो किस में कौन सा रॉकेट है, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, ये क्या होता है, तो आपका दिमाग शुरू में घूमेगा। लेकिन उसमें भी एक लॉजिक होता है कि एक कैटेगरी को इसमें रख दो, एक कैटेगरी को उसमें रख दो, तो वो मिसाइल कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद और 50% लगभग पौधों की और एनिमल्स की पॉपुलेशन यहाँ पर लुप्त हो गई थी। डायनासोर यहाँ पर वाइप आउट हुए, इसलिए इसने बोल्ड करके यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो थे, जो रीढ़ की हड्डी वाले जो स्पीशीज़ थे वो लुप्त हुए हैं। डायनासोर बल्कि इस टाइम पर फ्लरिश करे थे, उनके लिए कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। आज के बाद मैं बोलना है ऐसा, यानी कि 5th मास एक्सटेंशन में डायनासोर गायब हुए। उस मास एक्सटेंशन का नाम था क्रिटेशियस टर्शरी एक्सटेंशन। जो ऑनगोइंग 6th मास एक्सटेंशन है ना, ये इंसानों की वजह से हुई है, तो इसका नाम ही यही है, एंथ्रोपोसीन इंस्ट्रक्शन, जिसको होलोसीन एक्सटेंशन भी बोलते हैं। और ये रिजल्ट है क्या, इंसान की वजह से ऐसा होगा, ह्यूमन मेड एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। तो बोल रहा है सजेस्टेड रीडिंग इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ो तो आपको समझ में आएगा अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ। और ये चीज़ गलत नहीं बोल रहा है। 11th क्लास की तमिलनाडु की एनसीईआरटी के अंदर ज्योग्राफी की, और हमारी जो 11th वाली ज्योग्राफी की है उसके अंदर ये सारी एजेस हम लोग आराम से पढ़ेंगे।
आराम से पढ़ेंगे। उसमें मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा, जैसे उधर एक फैक्ट लिखा रहता है कि सबसे पहली जो स्पीशीज़ आती है अर्थ पे वो जनरली फ़िश कंसिडर करी जाती है, फ़िश, मछली। ये इसको भी जाने कि तमिलनाडु और एनसीईआरटी का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से समझा रखा है वहाँ पर तमिलनाडु में स्पेशली। विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू? हाँ मुझे बताना। सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स या फिर सर्टेन हैबिट्स जो कि एनेबल करते हैं एक पौधे को या एक जानवर को कि वो अपनी सराउंडिंग में रह सके, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। दूसरा, सराउंडिंग जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको बोलते हैं उसका हैबिटेट। छोटे छोटे चेंजेस जो कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की शरीर में होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ताकि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम से निपट सके अगर उसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है। याद है मैंने बोला था कि वहाँ पर पहाड़ों पे जाकर 3-4 दिन में एडजस्ट होना सीख जाओगे, इसको हम लोग कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। और अगला है ग्रेजुअल चेंजेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे कर, ठीक है, जो कि उस ऑर्गेनिज्म को मदद करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर हमेशा के लिए सर्वाइव कर सके, इसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन। इनमें से आपको कुछ कोड्स चुनने हैं, क्या सारे आंसर ठीक हैं? 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, या 1, 2 and 3 ओनली? टिपिकल है, लेकिन आपके लिए ये टिपिकल नहीं होगा जब आप आराम से वो कर लोगे। 2 and 3 आप बोल रहे हो हमें, था ना? और किसी को कुछ बोलना है? 2 and 3 गलत क्या है यहाँ पर, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आंसर इज 2 and 3 ओनली, वेरी गुड, ठीक है। गलत क्या था देखो, पहले एक एक को मतलब जानते हैं जो हमने पढ़ के आया अभी हम ऊपर। प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स या फिर सर्टेन हैबिट्स, जब एक सर्टेन हैबिट्स या कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो, फिर चाहे वो ऑर्गेनिज्म पेड़ पौधे हो या जानवर हो, जब वो अपनी सराउंडिंग में रह पाते हैं, इसको हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं, इवोल्यूशन नहीं कहते हैं। उसने ऊपर नीचे कर दिया। एग्जाम्पल हाइबरनेशन का कंसेप्ट आप जानते हो? ये पोलर बियर्स या बियर्स के लिए यूज़ होता है। वो क्या करता है, कितने महीने, मतलब पढ़ा हुआ ना कितने महीने, वेरी गुड, पोलर बियर विंटर स्लीप लेने चले जाते काफ़ी, कितने, जैसे कहते हैं ना कि 6 महीने वो जागता है कुंभकर्ण की तरह, 6 महीने सो जाता है ना, ये चीज़ है। अच्छा, जो सराउंडिंग्स होती हैं जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है वो हैबिटेट होता है, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर, इस चैप्टर में, ठीक है। छोटे छोटे जो चेंजेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म की शरीर में होते हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में, ताकि वो माइनर प्रॉब्लम से एडजस्ट कर सके, बिल्कुल सही था। इसको एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। पहाड़ों के एग्जांपल देकर मैंने आपको बताया भी था। एग्जांपल, सोल्जर जो होते हैं वो रिगरस तरीके से एक्लिमेटाइजेशन ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे मतलब मान लो इंडियन आर्मी में हम लोग का सिलेक्शन हो गया, हमें लेह लद्दाख या सिक्किम भेजा जा रहा है, भैया वहाँ की ठंड तो मतलब वो है ही नहीं, मतलब एडजस्ट ही नहीं है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में जाने से पहले लाइक सियाचिन ग्लेशियर वगैरह एटलीस्ट पहाड़ों पे ट्रेनिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर तो फिर पता चला पर्सन मर ही गया, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे जो चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म, अच्छा एक्चुअली बात पता है क्या है, ये सारी चीज़ें ना तुम लोग एंजॉय कर पाओगे। आपको पता था लबासना पे जो भारत दर्शन का टूर रहता है, वहाँ पर ये सारी जगह लेकर जाया जाता है। तो आपके पास ना ऑलरेडी विक्स की बाम, झंडू बाम, ये विक्स इनहेलर, ये सारी चीज़ें रहा करेंगी, क्योंकि उधर साउथ इंडिया से स्पेशली जो लोग आते हैं या कहीं से भी गर्म जगह से, राजस्थान वगैरह से, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं ऐसे ही, जब भी उनको एक्चुअली वो पूरे लबासना में ही मतलब वो विक्स तो सूंघते ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं और वो पूरे जब तक ट्रेनिंग के दौरान पर रहते हैं, हल्की सी बर्फ़ पड़ी, बारिश हुई, कुछ भी हुई, वो वहाँ पर ही मतलब छींकना स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट उनको, तो वो ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन थोड़े महीनों में जब जैसे हफ्ते बीतते हैं वो थोड़ा सा एडजस्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे बीमार तो इंसान जैसे ऐसे ही पड़ जाता है। आप वहाँ पर पहुँचे, सुबह आपकी फिर 1-2 मतलब अगले दिन से ही सुबह को 6 बजे 5 बजे पीटी क्लास के लिए पीटी ग्राउंड पर पहुँचना है। वो पहुँचना भी, इतनी ठंड मसूरी के अंदर, स्नोफॉल हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो ट्रैकिंग हो रही है, फिर आपको हिमालय पे जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों में अब ये स्नोफॉल और इन सब में रहकर वजह और इतना सुबह जल्दी उठना, तो ठंड तो लगी जाती है, लेकिन बाद में एक्लिमेटाइज हो जाते हो। ग्रेजुअल चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, जो कि उसको एनवायरनमेंट में रहने के लिए रेडी कर देते हैं, वो होता है इवोल्यूशन, और इसको एडेप्टेशन नहीं कहते। यानी कि उसने इस स्टेटमेंट को यहाँ कर दिया था, यहाँ को यहाँ कर दिया था, ठीक है। एग्जाम्पल याद है, जिराफ की नेक वाली बात है ना, ये धीरे धीरे करके हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन,
स्लोपिंग ब्रांचेस और नीडल लाइक लीव्स जिसकी होती हैं वो कैसा वेजिटेशन, डीप रूट जिसकी होती है वो कैसा, वैक्सी स्टेम थिक लीव्स एंड नो लीव्स, सॉरी वैक्सी स्टेम थिक लीव्स या फिर नहीं, या फिर लीव्स ही नहीं है, और कैनोपी। तो आपको इनके वेजिटेशन के नाम बताने हैं, कोई आइडिया, कोई कोड चुन सकता है। हमने इसको प्रॉपर तरीके से भी पढ़ा नहीं है, डोंट वरी, हम सब पढ़ेंगे। अच्छा, डेजर्ट वेजिटेशन किस में होगी, मतलब क्या आपको लग रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये तो इससे मैच नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, इसका मतलब सामने सामने ही बताना है ना। चूज द, अच्छा चूज द इनकरेक्ट पेयर बताना है, अच्छा इनकरेक्ट पेयर बताना है। तो एक तो ये इनकरेक्ट है, सही बोल रहा हूँ, और फिर इसकी वजह से ये भी है, बाकी ऑप्शन तो लेकिन ऐसा है नहीं ना ऐसा है नहीं। सेकंड चेक करो, डीप रूट्स जिनकी जो होती हैं तैगा वेजिटेशन कहते हैं क्या? नहीं, कहाँ पे डेजर्ट में डीप रूट्स? अच्छा चलो ठीक है। और कैनोपी कहाँ पर होती है? कैनोपी क्या था, याद है? हाँ हाँ, देखते हैं। आंसर इज 1, 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट पेयर्स, यानी कि ये भी इनकरेक्ट था, हमें तो इनकरेक्ट सुन रहा था, मतलब ये इससे मैच नहीं है। डीप रूट्स भी यहाँ पर गलत, ठीक है, जैसा कि शैली ने बोला, और 3 भी गलत है। कैनोपी सही है, ट्रॉपिकल वेजिटेशन। डोंट वरी, हम इसको पढ़ेंगे, हमारा प्रॉपर चैप्टर है, जैसे अलग अलग टाइप के जो वेजिटेशन कवर होते हैं ना, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपको पता है ना, अभी तक हमने कवर नहीं करा इसको डिटेल में, कुछ नहीं करा अभी हमने इसके बारे में, पता है ना ये वाली बात? तो कोई कन्फ्यूज मत हो जाना कि हाँ, आपको पता ना कि वैसे हमने इसको करा नहीं है अभी ऐसा प्रॉपर। हाँ, तो ऐसा वाला कोई सोचने मत लगना कि यार मेरी शायद से रिवीजन अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हमने से करा नहीं, इन्होंने ऐसे ही डाल दिया प्रिपेयर करने के लिए आगे, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, स्लोपिंग ब्रांचेस जो हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस जो कि प्रिवेंट करती हैं स्नो के एक्यूमुलेट होने से। याद है मैंने पढ़ाया था कि ऐसे ऐसे करके वो एक आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर के अंदर, कि बर्फ़ ऐसे क्यों, मतलब पहाड़ों पे ऐसे क्यों बनाया जाता है ताकि बर्फ़ आराम से फिसल जाए, वरना छत नहीं गिर जाएगी, है ना। ऐसे पेड़ भी वहाँ पर ऐसे होते हैं, और नीडल लाइक लीव जहाँ पर होती है ताकि ट्रांसपिरेशन। अच्छा, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। कैसे होता है ये प्रोसेस मैं बता देता हूँ, 9th क्लास की बायो में लिखा हुआ है, मैं रिवाइज भी कर रहा था ऐसे आज ही। देखो एक बस प्रोसेस बता देता हूँ। देखो, जो प्लांट में सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, कोई इसका नाम जानता है क्या? आउटर मोस्ट लेयर को सेल में क्या कहते हैं, कोई नाम जानता है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। नाम सिर्फ सुन लो, बाकी अगर किसी को दिक्कत लगे मैं सब पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। एक बात चल रही है बस यहाँ पर रैंडमली, बस मैं बस ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बस कोई बात नहीं। इसके बारे में सब चीज़ पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी कोई घबराना मत। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की लेयर जितनी मोटी होती है तो उतना इंसान को, मतलब उतना हमें आइडिया ले लेना चाहिए कि ये वाला जितनी मोटी लेयर है तो इसका मतलब ये मोटी लेयर ना ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को होने से रोक रही है, यानी कि जिसमें हाँ लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। इसका प्यारा एग्जांपल जो मुझे लगता है कैक्टस से भी ज़्यादा प्यारा, एलोवेरा। बहुत मोटा, कितना थिक जेल, और मोटी सी ऊपर सी लेयर होती है। मैंने दिखाया भी था उस दिन रियल गूगल से फ़ोटो निकाल कर, है ना, वो करके कि मोटी सी ऊपर की जो लेयर होती है। तो एपिडर्मिस के नीचे या फिर जो सेल होती है उसके नीचे आपको क्या मिलेंगे? लीव्स के ऊपर, जहाँ से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। जल्दी बताओ मुझे ज़रा, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस पत्तियों में कहाँ से होता है? शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ये होता है स्टोमेटा से। पढ़ सब लोग साइंस साइड से हो क्या? अच्छा लग रहा है यार आज, यार हालत ख़राब थी मेरी, हालत इस बात में ख़राब थी कि मुझे ये लग रहा था कि साइंस में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इन लोगों को तो कुछ भी नहीं पता होगा साइंस के बारे में। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये होती है तैगा वेजिटेशन, तैगा वेजिटेशन, तैगा कह लो आपकी मर्जी। डीप रूट जहाँ पर होती हैं, जैसा कि शैली ने बोला, शैली रीड करके बैठे थे ऑलरेडी, क्या डेजर्ट वेजिटेशन। डीप रूट्स ऐसा क्यों? डेजर्ट में एक बात बताऊँ दोस्तों, जितनी डीप रूट्स होती है उतनी कहीं पर भी नहीं होती। एग्री करते हो सब लोग मुझसे इस बात से? बताओ
ये एक ऐसा इकोसिस्टम होता है कि जितनी डीप रूट्स, जितनी गहराई से प्लांट ने पकड़ रखा होता है उतनी कहीं पर भी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पानी, पानी का स्रोत, वेरी गुड, वेरी गुड, पानी के स्रोत के चक्कर में वो रूट जो होती है नीचे 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 गहराई पे जाती रहती है। ऐसा तो नहीं है कि कैक्टस बिल्कुल ही पानी नहीं पीता, बताओ हाँ कि ना? ऐसा तो नहीं है ना? ये लोग डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं वो नीचे अपनी रूट्स जड़े जड़े जमाते रहते हैं ताकि पानी का सर्च इनको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद जो, और हाँ इसको कहते हैं डेजर्ट वेजिटेशन। वैक्सी स्टेम मतलब वो स्लिपरी सा गलगला सा, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है। थिक लीव्स या फिर लीव्स नहीं है, ये भी डेजर्ट वेजिटेशन का पार्ट है। और इसमें एग्जांपल आप परफेक्ट तरीके से बोल सकते हो कैक्टस और अपना एलोवेरा वगैरह कुछ भी करके, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ क्या था? ऑक्टेन ना? हाँ हाँ हाँ, ओ ठीक। इसका पौधा, मुझे एक बात बताओ, मुझे तुमसे वो पूछना है, ऐसा कौन सा पौधा होता है कि अगर कोई इंसेक्ट अगर उसमें एंटर कर जाए वो फटाफट उसे बंद कर लेता अपना मुंह? दो दो प्रकार, दो लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हो तुम लोग? क्या बोलते हो जल्दी बताओ, मुझे भी जान। अच्छा देखो, दो होते हैं। देखो देखो दो होते हैं। एक होता है एक होता है वीनस फ्लाई ट्रैप, एक होता है पिचर प्लांट। वो बंद कर लेता है मुंह अपने, वो बंद कर लेते हैं। ऐसे एक पता है एक रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक ना प्लांट की सीधी रूट्स होती है, जैसे मतलब हर जगह से जड़ और बेले आ रही है, बेले रूट्स नहीं कहेंगे, सॉरी बेले, ये बेल आ रही है। इंसान जैसे इसके पास पहुंचा, हैरी पॉटर जैसी मूवी में भी दिखाया हुआ है, लेकिन ये चीज़ ना मैंने रियल बियर ग्रिल्स वाले उसमें एपिसोड में देखी हुई है। पर्सन यहाँ पर है, हल्का सा खड़ा हुआ है वो, और ये रूट्स उसको पकड़ लेती हैं हर जगह से। ये रूट्स पकड़ लेती है उसको, आराम आराम से एक एक रूट्स को हटाना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे, जैसे दलदल था ना, जितना ज़्यादा फोर्स लगाते हो उतना गुस्सा चले जाते हो। ये प्लांट आपको पीछे की, ये पेड़ आपको पूरा पीछे की तरफ धकेल लेता है वरना अपने रूट से। ये सच में ऐसा होता है, पता है फिनोमेना, सच में ऐसा होता है। बचपन में मैंने हैरी पॉटर में देखा था तो समझ में नहीं आता था, फिर बाद में बियर ग्रिल्स के एपिसोड में देखना, मैंने कहा अरे वाह, ये तो भाई यहाँ तक पहुँचा। भाई ये कौन कहता है कि प्लांट लिविंग है, उसमें नॉन लिविंग में डिबेट कोई कर रहा है। ये तो भाई जैसे ही ये पहुँचा उसको पकड़ लिया उसने, जड़ों ने। उसके बाद कैनोपी, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, रेन फॉरेस्ट का और डेसिडुअस फॉरेस्ट का, दोनों का, ठीक है। कैनोपी वहाँ पर आपको पता ही है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा देखो, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आई नो इन्वायरमेंट आप सोच रहे होगे कि ऐसे चलेगी, देखो ऐसे नहीं चलेगी। मैंने शुरू में बोला था, जब हम किसी चीज़ की थ्योरी पढ़ते हैं ना, इन्वायरमेंट देखो साइंस से अलग नहीं है, ज्योग्राफी से अलग नहीं है, ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ऐसा मान लो कि साइंस से थोड़ा सा ऊपर लेवल पर है और ज्योग्राफी का पार्ट अपने अंदर लेकर आता है। यहाँ पर क्या है कि आपको इनिशियल मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ मतलब बिल्कुल टोटली अलग है, कि ना पूरी तरीके से साइंस में मिलती है, ना पूरी तरीके से ज्योग्राफी में मिलती है, इसलिए इसको सेपरेट सब्जेक्ट बनाकर प्रेजेंट कर रखा है। वरना ज्योग्राफी और साइंस में ही मतलब उसी के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सेपरेट ये बुक और ये सब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती यूपीएससी में। वो यही बोल देता कि यहाँ से पढ़ के आना, कॉम्बिनेशन इनका मिलाकर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बन जाएगा। ये वाला चैप्टर आउट ऑफ मतलब इस पूरी बुक में जितने चैप्टर हैं, बस इस चैप्टर पे मेहनत कर लेना बहुत अच्छे से, हद से ज़्यादा अच्छे से इस चैप्टर पे आप मेहनत कर लो तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये वाली जो डेफिनेशन आपने इस चैप्टर के अंदर सीखी हैं, ये ऐसी हैं कि लोगों की हिम्मत ही नहीं है इतनी डेफिनेशन याद करने की। तो शुरू के इसके इनिशियली ये जो चैप्टर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको इसका कॉलम दिखाया भी था, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये वाला एक तो एनवायरनमेंट, हैबिटेट और इकोसिस्टम, फिर इकोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये प्रिंसिपल्स को याद करने में मैं मानता हूँ कि हमें टाइम लगा, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अब जो आप पढ़ोगे ना, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, अब इसके बाद चैप्टर अब इसके बाद पूरी बुक ये लाइट है। इसके बाद आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली, यानी कि टर्म्स जो थी ना, टर्म्स जो हमें तंग कर रही थी, टर्म्स का खेल यहाँ तक बहुत था। तो आप अपनी पहला चैप्टर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इन दो चैप्टर्स में अच्छी तरीके से पकड़ बना लो, तो मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ
कि 25% to 35% आपकी इन्वायरमेंट वैसे ही कवर हो जाती है। पता क्यों? क्योंकि वो अब जो पूछता है ना यूपीएससी, अब वो कोर कंसेप्ट पूछता है। कोर कंसेप्ट, मैं कंसेप्ट भी नहीं कह रहा हूँ, डेफिनेशन भी नहीं कह रहा हूँ, अब वो पूछता है कोर कॉन्सेप्ट्स। कोर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या कि डेफिनेशन सामने प्रेजेंट है, लेकिन क्या उसके पीछे लॉजिक जानते हो, क्या उसके पीछे रैशनैलिटी जानते हो, क्या उसके पीछे साइंस जानते हो, क्या है, तो वो यहीं से आपको पता लगेगी इन 2 चैप्टर से, जिसके अंदर भर भर के अगर आप ध्यान से खोदना स्टार्ट करोगे ना एक एक शब्द को, बार बार लेक्चर को देखोगे, आपको पता लगेगा। अनगिनत इसकी एक्सप्लेनेशन है, अनगिनत। तो ये चीज़ है, ठीक है। इन दोनों पे बहुत अच्छे से मेहनत करना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।